और बजट को लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ व्यापारी वर्ग है जिनकी काफी आस थी इस बजट से। वो क्या सोच रहे हैं? सचिन, बातचीत शुरू कीजिए। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें व्यापारी वर्ग को तो काफी राहतें दी गई है ई वे बिल और ई वे बिल के अलावा रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में बड़ी राहतें दी गई है। हमारे साथ जो सुरेश अग्रवाल है 40 के अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऑल ओवर बजट को किस तरह से देखते हैं? सर, ऑल ओवर बजट की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं? ऑल ओवर बजट मैं ये समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज पेश किया है ये सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छा बजट है। 40 की फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड यूनिवर्सिटी की ट्रेड की तरफ से जो डिमांडें थी वो मोर देन 80% सरकार ने मानी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। और जो हर क्षेत्र, हर डिपार्टमेंट और हर एरिया का, जैसे हर खंड तक का भी सरकार ने ध्यान रखा है। खासकर ई वे बिल जो सरकार व्यापारियों की डिमांड थी 1 लाख किया जाना चाहिए, उसको किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट किया गया है। टूरिज्म पे, मेडिकल टूरिज्म पे सरकार ने ध्यान दिया है, जिसकी एक बहुत बड़ी राशि राजस्थान में एफडीआई के रूप में भी आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइज मेडिकल टूरिज्म इंडिया बहुत आता है। बजट पहले भी पेश होते रहे और कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र भी जारी करती रही है, लेकिन घोषणाओं में और अमल में बड़ा कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। और इसलिए आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है, कॉस्मेटिक सा बजट है। शक्ल अच्छी है, नीयत ठीक नहीं है। और इसलिए मुख्यमंत्री घोषणाएं करके घोषणावीर तो हो गए, लेकिन इस बजट में राजस्थान के आंदोलनरत बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की उनकी पुरानी मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई। जो स्कूल, कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार खुद भ्रमित है। पहले जो कॉलेज और स्कूल खोले गए उनकी बिल्डिंगें नहीं है, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता जिस बजट की उम्मीद करती थी, बार बार उन्होंने कोरोना की दुहाई दी। और ये कोरोना का कालखंड तो पूरे देश और विश्व में व्यापित था, तो राजस्थान अछूता नहीं था। तो नया क्या किया ये नहीं बता पाए, सिवाय कुछ टाइटल नेहरू जी के, इंदिरा जी के और राजीव जी के नाम पे रखने के। इसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता कोरोना के बाद जिस तरीके की इच्छा शक्ति के बजट की उम्मीद करती थी वो पूरी नहीं हुई। और इसलिए लोक लुभावन हो सकता है और शेरो शायरी हो सकती है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि राजस्थान को ऐसी चुनौतियों के बाद किस तरीके से आगे ले जाएंगे। पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को फेस सेविंग की कोशिश इस बजट के माध्यम से जरूर की है। वैसे 4 विधानसभा जो उपचुनाव होने विधानसभा सीटों पर, क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको भी किसी प्रकार का इस बजट में साथ कोशिश की है, ऐसी छाया दिखाई है। लेकिन जो घोषणाएं समग्र रूप से की हैं उन विधानसभा क्षेत्रों से भी ताल्लुक रखती हैं, पर उन विधानसभा क्षेत्रों के लोग पूछते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र तो पहले भी थे, अब चुनाव आ गए तो इसमें कोई नया, कोई ऐसी क्या करतब होगा। इसलिए सरकार की नीयत में खोट है और ऐसा लगता है कि उन विधानसभा क्षेत्रों को फोकस करने की कोई बात कही जाती है तो यूं लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा भयाक्रांत है, असुरक्षित है, कि कदाचित उन विधानसभा क्षेत्रों की जनता सरकार के खिलाफ नहीं हो जाए, जो सामान्य तौर पर पंचायती राज के चुनाव में दिखा था। सुबह विधायक दल की भी बैठक थी, कुछ इशू उठा और जो लेटर लिखा गया तो उसको लेकर कुछ बातचीत हुई? देखिए, प्रभारी जी ने जो भी संबंधित लोग थे उनसे बात की। विधायक दल में बहुत अच्छे तरीके से, एकदम ट्रांसपेरेंसी से वहां ठीक तरीके से बात हुई थी। कंफ्यूजन इतना ही था कि तार्किक रूप से कदाचित ये हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। मुझे लगता है कि वो अज्ञानतावश या सहज रूप से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। उसमें राजनीतिक तौर पर पार्टी के भीतर किसी किस्म का अंतर्कलह का संदेश उसमें नहीं था। वो बात जब कही तो पूरे तरीके से स्पष्ट हो गई। और अधिकांश विधायक ऐसे थे जिन्होंने स्थगन लगाए ही नहीं थे, उन्होंने केवल स्थगन प्रस्ताव मान के हस्ताक्षर उस पर किए थे।
चलिए, बीजेपी का ये रिएक्शन था और प्रदेश के बजट को कॉस्मेटिक वाला बजट बीजेपी ने कहा है। सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से बजट स्पीच रहा है और उसके अंदर चीजें हैं, जाहिर तौर पर उसे समझते वक्त थोड़ा गला तो मेरा भी सूखा हुआ महसूस हो रहा है। सचिन, चलिए अब बातचीत शुरू कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं बात करूंगा अपने लोगों से। हमारे साथ काफी लोग हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड को देखते हैं। बनेचंद आराटिया जो थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं बजट को लेकर। आप थोड़े से नाराज आए एग्रीकल्चर ट्रेड को लेकर? ना, हाँ, ये बात सही है कि एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की हमारी जो मांगे थी, मात्र एक मांग हमारी उन्होंने मानी है, वो ई वे बिल। वो करीब करीब सभी एसोसिएशन की थी कि भाई 1 लाख रुपए तक ई वे बिल माफ होना चाहिए। परंतु जो हमने सेज के विकास की मांग करी थी, जो हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसमें काफी लगी हुई है, हम कह रहे थे कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जब भी इसमें पनपेगी जब इस पे आधारभूत सुविधाएं मिलेगी। परंतु आधारभूत न सड़क है, न बिजली है, न गटर लाइन है, न कनेक्टिंग रोड है। वहां पे जब कुछ है ही नहीं तो फिर उद्योग लगेंगे कैसे? तो एक हमारी और मांग थी, इसी रोड के ऊपर हीरापुरा में बस अड्डा प्रस्तावित है पिछले 20 साल से, परंतु अभी तक उस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात, हम उदासियां नहीं लाते तो क्या करते हैं, जश्न सोलह नहीं जलाते तो क्या करते हैं, अंधेरा मांगने आया था हमसे उजाले की भीख, हम अपना घर नहीं जलाते तो क्या करते? बिल्कुल, देखिए सूर्यराम मिल साहब हमारे साथ है। रियल एस्टेट के लिए इनका नाम जाना जाता है। मतलब रियल एस्टेट को लेकर जब हमने कल बात की थी, काफी उम्मीद थी, पूरी हुई? उम्मीद से थोड़ी ज्यादा ही हुई है, जो घोषणा हुई है वो। और मैं ये मानता हूँ कि घोषणा अगर 70-80% भी अगर पूरी कर दी हमारी सरकार ने तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हर आदमी की, पूरी इंडस्ट्री की। बड़ी भारी निराशा थी कोविड से निकल के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है। बट मैं ये मानता हूँ कि जो प्रैक्टिकल जो डीएलसी के अंदर, रिजर्व प्राइस के अंदर और स्टैंप ड्यूटी के अंदर और फैमिली के अंदर विद इन फैमिली ट्रांसफर करने की, जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को गिफ्ट करने की जो सिंप्लीफाई सिस्टम किया है, आम आदमी को उससे राहत मिलेगी, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक। और हर फील्ड को इन्होंने कवर किया है। रियल एस्टेट में तो जबरदस्त उछाल आने वाला है इससे। अब भी रियल एस्टेट से लगातार जुड़े हुए हैं। एक आम शब्दों में समझा जाए, आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान हो गया? निश्चित तौर से पैंडेमिक पीरियड के बाद से आम आदमी की चाहत थी कि घर खरीदें, लेकिन धनाभाव, लिक्विडिटी क्रंच और मार्केट में अवेलेबिलिटी, इन सब चीजों की तरफ से बड़ा तकलीफ का विषय था। लेकिन अब जो रेटों की थी डिमांड थी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड की थी कि स्टैंप ड्यूटी की रेट कम की जाए, डीएलसी रेट की कम किया जाए और अमनेस्टी स्कीम लाई जाए। तो आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि तीनों चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया है आम जन के हित में। और डीएलसी दरों की जो 10% कम किया है, इससे न केवल आम आदमी को डायरेक्टली डीएलसी की वजह से स्टैंप ड्यूटी पर राहत मिलेगी, बल्कि इनकम टैक्स में बहुत सारी समस्याएं आती थी, उनसे भी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी गई है, आप लोगों को 40 की तरफ सुझाव भी दिया गया था, कितना फायदा होगा व्यापारियों को? बिल्कुल, ये जो जीएसटी देखिए लागू हुए 4 साल से ऊपर हो गए, मोटा मोटी 4 साल हो गए, और एमनेस्टी स्कीम की जो बैट, फार्म सी, फार्म डी, मिसमैच इत्यादि की जो मांगे, जो लिटिगेशन चल रहे हैं, इसकी मांग हमने की थी। और वो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वित्त मंत्री के जो एमनेस्टी स्कीम लाई है, ये व्यापारियों और उद्यमियों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ में इसमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। और जो अलमा लगा हुआ रहता था एडमिनिस्ट्रेशन का, इनको सल्टाने में, उसमें भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो महिला उद्यमी है वो भी हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। आप किस तरह से बजट को देखते हैं? ऑल ओवर बात करें और खास करके महिलाओं की बात करें तो क्या कुछ दिया गया है? जी, बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड बजट था और सेल्फ रिलायंट राजस्थान की ओर है। और जिस तरह से डेलीगेशन गया था 40 का, और 3 सुझाव रखे गए थे। एक सुझाव था कि औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएं,